हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग के बारे में कि डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। अगर आप अपना करियर डिज़ाइन एज अ डिज़ाइनर बनाना चाहते हैं, या यूआई डिज़ाइनर, या ऐप डिज़ाइनर, या वेबसाइट डिज़ाइनर, या ग्राफिक डिज़ाइनर, और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो मिल जाएगी कि हाँ, डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो पहला आता है डिज़ाइनिंग में। वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या होती है, यूआई डिज़ाइनिंग क्या होती है। तो देखो, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूआई डिज़ाइनिंग और ऐप डिज़ाइनिंग में क्या फ़र्क होता है। पहला होता है ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है जो कि ग्राफिक्स को डिज़ाइन करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए आपको कोई पेंटिंग बनानी है या कोई कैरेक्टर बनाना है, या आपको किसी का ब्रोशर बनाना है, या कुछ भी करना है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, जो चीज़ आपके प्रिंट हो सकती है, या आप उसको एज़ अ इमेज भेज सकते हैं जिसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगी, जिसको यूज़र सिर्फ़ देख सकता है और समझ सकता है। यूज़र उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ नहीं कर सकता है, दैट इज़ तो वो होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है? दूसरा होता है आपका वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग का काम होता है कि आप वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, आप उसको सोचते हैं। आप सोचने के बाद आपने उसको किस कलर कॉम्बिनेशन में, किस तरह से, किस अपनी क्रिएटिविटी के साथ उसको रिप्रेज़ेंट किया है, उस चीज़ को हम बोलते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग फॉर वेबसाइट। ऐप डिज़ाइनिंग होती है, वो सिर्फ़ एप्लीकेशंस के लिए होती है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, एंड मोबाइल के लिए मतलब आईओएस हो गई, एंड्रॉयड हो गई, या टैबलेट के लिए हो गई। तो जो चीज़ें ऐप के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, वो चीज़ें ऐप के लिए होती हैं। ऐप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्प्लैश स्क्रीन होता है, फिर अंदर की डैशबोर्ड होता है, फिर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है यूआई डिज़ाइनर। यूआई डिज़ाइनर और वेबसाइट डिज़ाइनर में ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वेबसाइट के अंदर भी यूआई की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यूज़र इंटरफ़ेस बोलते हैं इस चीज़ को, जो कि एक वेबसाइट का ही पार्ट है। ठीक है? तो ये चारों चीज़ों में फ़र्क है। ये डिफरेंस होता है कि वेबसाइट डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, यूआई डिज़ाइनर और ऐप डिज़ाइनर में क्या चीज़ें हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि डिज़ाइनिंग होती क्या है। चलो, मुझे ये पता चल गया कि हाँ, कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या होती है, यूआई डिज़ाइनिंग क्या है, ग्राफिक क्या है और ऐप डिज़ाइनिंग क्या है। अब बात करते हैं डिज़ाइनिंग क्या होती है। डिज़ाइनिंग का मतलब होता है कि आपका एक थॉट प्रोसेस, जो आपको किसी क्लाइंट ने बोला कि हाँ, मेरे पास ये लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपको इस इंफॉर्मेशन को अपने क्रिएटिव वे में दिखाना है यूज़र को, जिसके साथ यूज़र इंटरैक्ट कर सके, उस चीज़ों को समझ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है कि मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मुझे उसके लिए एक शॉपिंग की साइट्स बनवानी है ऑनलाइन। तो आप उसके लिए डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, जिस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, उसी तरह से सिमिलर आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन करी। उसके अंदर आपने शोकेस बनाया कि प्रोडक्ट किस तरह से दिखेंगे, उनकी प्राइसिंग कैसे दिखेगी, और किस तरह से यूज़र इंटरैक्ट करेगा, कि किस तरह से प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकता है। सेलेक्ट करने के बाद उसको स्क्रीन कैसे दिखेगी, पेमेंट पेज कैसा होगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग कॉल्ड डिज़ाइनिंग, जो कि आप यूज़र के साथ यूज़र जिसके साथ इंटरैक्ट कर सके और इसको समझ सके इज़िली, वो काम होता है डिज़ाइनिंग का। चलो, इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए, कि अब आपने एक घर खरीदा। अब उस घर के अंदर डेकोरेशन कैसे करते हैं, कि हाँ, बेड लगाते हैं, बेड को किस तरह से लगा रहे हैं, बेडशीट कैसी लगा रहे हैं, वॉल्स पे पेंटिंग्स कैसे लगा रहे हैं, या वॉल पे डेकोरेशन कैसे कर रहे हैं, या टीवी को कैसे लगा रहे हैं, होम थिएटर कैसे लगा रहे हैं। फिर घर के जैसे भी डेकोरेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिजाइनिंग। वो भी डिजाइनिंग का पार्ट है, लेकिन हम उसको इंटीरियर डेकोरेशन बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। जो चीजें आप वेबसाइट के लिए करते हो, या मोबाइल ऐप्स के लिए करते हो, या जो भी चीजें करते हो डिजाइनिंग, वो हमारी सारी पार्ट जो भी इंटरनेट से रिलेटेड डिजाइनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द डिजाइनिंग ऑफ वेब डिजाइनिंग और यूआई डिजाइनिंग। दैट्स इट। इसको आप इस तरह से समझिए। अब इसमें दूसरी चीजें आती हैं कि यूआई और यूएक्स क्या होता है डिजाइनिंग में। ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी डिजाइनर को यूएक्स और यूआई के दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। यूएक्स डिजाइनिंग का मतलब होता है कि आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है, कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने बोला कि मेरी शॉपिंग की साइट है। आपने उससे सारी चीजें समझी कि हाँ, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या क्या प्राइसिंग है। उसने सब कुछ आपको प्रोसेस बताया कि हाँ, ये मेरा प्रोडक्ट है। बंदा इसको ऐड टू कार्ट करेगा, ऐड टू कार्ट करने के बाद उसको चेक करेगा, उसके पैसे चेक करेगा। मल्टीपल अगर उसने आइटम्स को ऐड कर दिया ऐड टू कार्ट में, तो उसके बाद फिर उनका सम होके कैसे आएगा, फिर वो रिडायरेक्ट करके
पेमेंट स्क्रीन पे कैसे जाएगा। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है। इस थॉट प्रोसेस को जब आप डिजाइनिंग के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हो तो वो आपका यूआई का पार्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जो आपके दिमाग में आइडिया है वो यूएक्स है, और आइडिया आपने पेपर पे या डिजाइनिंग के थ्रू किसी को रिप्रेजेंट कर दिया, वो यूआई है। दैट्स इट। अब उसके बाद अब बात आती है कि चलो मैंने डिजाइनिंग तो बना दी, अब वो डिजाइनिंग इंटरनेट पर वेबसाइट के रूप में कैसे जाएगी। तो उसके लिए जब आप किसी डिजाइन को वेबसाइट के लिए बनाते हैं, मतलब इंटरनेट के लिए बनाते हैं, तो अब बात करते हैं कि आपने वेबसाइट डिजाइन करी है। वेबसाइट डिजाइनिंग को आपको इंटरनेट पर कैसे डालना है। वेबसाइट को वेब पेज बनाने के लिए आपको कुछ लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं, जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है, की हेल्प से आप कोड करते हैं और उस कोड को आप अपलोड करते हैं, जो कि वेबसाइट की तरह दिखती है। उसके बाद आता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग में। पहला होता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो लुक एंड फील है, जो यूजर को दिख रहा है, यूजर जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और अपना काम कर रहा है। दूसरा होता है बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो चीजें यूजर को दिख नहीं रही है, लेकिन बैक एंड में, बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो फंक्शनलिटीज आप ऐड कर रहे हैं, वो आपका बैक एंड डेवलपमेंट में आता है। अब उसके बाद आता है कि चलो ठीक है, डिजाइनिंग मुझे करनी है, लेकिन मैं डिजाइनिंग कहाँ पर करूँ, कैसे करूँ। तो डिजाइन करने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स या कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें फोटोशॉप है, स्केच है, एडोब एक्सडी है, फिग्मा है, इन्विजन है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पेड होते हैं, लाइसेंस वर्जन होते हैं, कुछ ओपन सोर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनको आप इजीली अपने सिस्टम पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर डिजाइनिंग आराम से कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने से आपके दो फायदे हैं। पहला, तो आपको डिजाइनिंग के बारे में पता चलेगा। दूसरा, जब मैं फोटोशॉप पर आपको डिजाइन बना के दिखाऊंगा तो आपको फोटोशॉप का भी एक तरीके से आइडिया लग जाएगा कि हम फोटोशॉप पे काम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को इसीलिए पूरा जरूर देखें। वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, बैक करके देखें। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसको दोबारा वापस बैक करें और देखें और समझें। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि चीजें समझ में आपको नहीं आ रही हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म करें। अब इसके बाद आता है कि डिजाइन, चलो ठीक है, मुझे सॉफ्टवेयर पता चल गया कि किस सॉफ्टवेयर पर कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन डिजाइन बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको आपको हमेशा फॉलो करना होता है। पहला होता है कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उस वेबसाइट को कितने पार्ट में बना रहे हैं, पूरे पेज के। आपके पास एक बड़ी स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, छोटे पे कैसा दिखेगा और छोटे पे कैसा दिखेगा, जब अपने कंपोनेंट्स के प्लेसमेंट किस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि अलाइनमेंट और स्पेसिंग। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि सारी चीज आपकी प्रॉपर एक लाइन में है कि नहीं, उन सबके बीच में गैप बराबर है कि नहीं। आपने मान लीजिए 5 सेक्शंस बनाए, पांचों सेक्शंस बराबर हैं या नहीं, उनके बीच में स्पेस बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि आपने अपने हेडिंग्स को या पैराग्राफ्स को या जो आपने लिंक्स बनाए हैं या जो भी बटन्स बनाए हैं, उन सबको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो चीजें टाइपोग्राफी में आती हैं। उसके बाद आता है फॉन्ट्स का सिलेक्शन। फॉन्ट सिलेक्शन सबसे मेजर पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट या किसी भी डिजाइन के लिए। अगर आपके फॉन्ट अच्छे नहीं हैं तो आप कितनी भी अच्छे अलाइनमेंट कर लें, स्पेसिंग कर लें, कलर दे दें, वो चीजें कभी भी अच्छी नहीं लगेंगी। ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। उसके बाद होता है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है कि आप वेबसाइट को कितनी बड़ी और कितनी छोटी बना रहे हैं। कि आपको वेबसाइट फुल विड्थ की बनानी है, या वेबसाइट के साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ के बीच में वेबसाइट बनानी है, या वेबसाइट अगर छोटी बड़ी होगी तो कैसे दिखेगी। फिर रिस्पॉन्सिव मोड की बात आती है। रिस्पॉन्सिव मोड का मतलब होता है कि एक ही वेबसाइट आपकी मल्टीपल डिवाइसेस पे कैसे दिखेगी। कि अगर आपके पास पीसी और एक बड़ा मॉनिटर है तो बड़े मॉनिटर पे आप वेबसाइट देख रहे हैं तो कैसे दिख रही है। फिर आपने छोटे मॉनिटर पे देखा, लैपटॉप पे मान लीजिए, तो फिर आपको कैसे दिख रही है। या अपने आईपैड पे या टैबलेट पे उस वेबसाइट को ओपन किया तो वो कैसे दिख रही है। मोबाइल के अंदर गया, चाहे वो iOS हो या एंड्रॉइड हो, उसके अंदर वो वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिव के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है कलर एंड कंट्रास्ट, कि आप कलर कॉम्बिनेशन कैसा ले रहे हैं। अगर आप येलो के साथ व्हाइट कलर लेंगे तो दोनों कलर मैच कर जाएंगे। आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी, रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, आपकी चीजें समझ में नहीं आएंगी कि हाँ ये चीज क्या लिखी क्या नहीं लिखी है, या क्या कलर कॉम्बिनेशन क्या नहीं। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कलर और कंट्रास्ट कैसे लेते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा जरूर देखना। जब मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा तो मैं आपको सारी चीजें दोबारा रिवाइज कराता जाऊंगा, तो आपको चीजें आराम से समझ में आएंगी कि मैं ये सारी चीजें आपको क्यों क्यों बता रहा हूँ। अब उसके बाद आती है वेबसाइट के बारे में, जो डिजाइन के प्रिंसिपल का ही दूसरा पार्ट है ये। उसमें होता है कि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो या कोई भी चीज, कोई भी डिजाइन करते हो, तो उसके अंदर कुछ चीजें कॉमन होती हैं। पहला लोगो, फिर नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है कि किस तरह से यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे जाएगा, या एक जगह या एक एरिया से दूसरे एरिया पे जाएगा। दिस इज कॉल्ड नेविगेशन।
हेडर होता है कि आप अपनी वेबसाइट का कोई भी एक मेन पार्ट जिसको आप यूजर को सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, उस चीज को कैसे दिखा रहे हैं। फिर आपके सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें, अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं, उस सेक्शंस को आप किस तरह से दिखा रहे हैं या इन्फॉर्मेशन को कैसे दिखा रहे हैं। फिर आपने स्लाइडर कैसे लगाया है, स्लाइडर आपका इमेजेस का भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट का स्लाइडर भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर लिंक्स, लिंक्स का मतलब होता है सीटीए, कॉल टू एक्शन के बटन, कि यूजर किस पॉइंट पे क्लिक करेगा, तो किस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद वो किस पेज पे जाएगा, वो जो आप लिंक्स बना रहे हैं वो कैसा दिख रहा है, यूजर को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हाँ ये लिंक्स है या टेक्स्ट है या क्या है। फिर बटन्स हैं, उसके बाद होता है फॉर्म कंपोनेंट्स। फॉर्म कंपोनेंट्स के अंदर जैसे आपको, आपने कभी कोई अगर कोई फॉर्म फिल किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो आप उस फॉर्म के कंपोनेंट्स को कैसे दिखा रहे हैं। सबसे लास्ट का पार्ट होता है फुटर। फुटर वेबसाइट का सबसे लास्ट पार्ट होता है जो कि नीचे होता है। फुटर में आपके कुछ क्वाइट स्मॉल इन्फॉर्मेशन होती हैं, कुछ पर्टिकुलर लिंक्स होते हैं जिसको यूजर, अगर मान लीजिए यूजर ने, वेबसाइट आपकी बहुत लंबी है, इस यूजर ने स्क्रॉल करके बॉटम पे पहुंच गया है और उसको अब वापस टॉप पे नहीं जाना है, तो वो बॉटम पे जो लिंक्स आपने पर्टिकुलर दिए होंगे उनके लिंक्स पे भी क्लिक करके वो वेबसाइट को नेविगेट कर सकता है। सो दिस इज द थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी है किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग में हो, वेबसाइट डिजाइनिंग में हो, यूआई डिजाइनिंग में हो या ऐप डिजाइनिंग में हो। अभी तो हो गई बाकी सारी थ्योरी की, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रैक्टिकल की। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ वीडियो लंबा हो सकता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको 15 मिनट में सिखा सके। और उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी, कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, आपको कितना ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन के साथ खेलना पसंद है, आप किस तरह से चीजों को लगाते हैं, कैसे प्लेसमेंट देते हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर है। लेकिन आप, अगर आप एक प्रॉपर डिजाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आप यकीनन एक अच्छी डिजाइन बना पाएंगे। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे चीजों को एक्सप्लोर करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी डिजाइनिंग में और ज्यादा सुधार आएगा, आपकी डिजाइन और ज्यादा निखर कर आएंगी और आपकी डिजाइन और ज्यादा बेहतर बनेंगी। चलिए बात करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में, ये वेबसाइट डिजाइन करते कैसे हैं। तो मैं फोटोशॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है जिसपे हम डिजाइनिंग करते हैं। मैं आपको पहले फोटोशॉप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फोटोशॉप में जब आप फोटोशॉप ओपन करते हैं तो उसके बाद जो ये पूरा एरिया आपके पास आता है, हम उसको बोलते हैं वर्क एरिया। ये फोटोशॉप के कुछ टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम वेबसाइट बनाते हैं, एलिमेंट्स को डिजाइन करते हैं, उनको एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं। ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस आते हैं फॉन्ट्स के लिए, कि हम क्या फॉन्ट ले रहे हैं, फॉन्ट का कलर कैसा रखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास कुछ लेयर्स हैं, हम जो भी चीज़ें बनाते हैं वो लेयर्स में बनाते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को आराम से एडिट कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नई लेयर बनाई, मैंने एक नई लेयर बनाई यहाँ पे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो बॉक्सेस बनाए। पहला मैंने ले लिया है फॉर एग्जांपल पिंक, फिर दूसरा भी एक मैंने बनाया यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूसरा, मान लीजिए ब्लैक। अब अगर मेरे पास यहाँ मैं सब कुछ एक ही लेयर पर करूंगा तो मुझे इन दोनों में को अगर कभी एडिट करना होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम हमेशा जो भी काम करते हैं वो हर एक एलिमेंट को एक नई लेयर पे करते हैं ताकि हमको कभी कोई भी चीज बनानी हो या एडिट करनी हो, डिलीट करनी हो, तो उसको हम इजीली कर सकें। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ, उसको देता हूँ मैं पिंक कलर। फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरा बॉक्स बनाया, इसको मैंने दिया ब्लैक कलर। अब इस केस में अगर मुझे इसको एडजस्ट करना होगा तो दोनों सेपरेटली वर्क करेंगे। मैं इसको जहाँ पे भी जैसे चाहूँ उसको वैसे रख सकता हूँ। ये फायदा है आपका मल्टीपल लेयर्स पे काम करने के लिए। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि जो भी काम करें वो एक लेयर पर एक ही एलिमेंट बनाएं या एक ही ऑब्जेक्ट बनाएं। दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा दूसरी लेयर पे बनाएं ताकि इन केस अगर आपको कुछ करना हो, तो मान लीजिए अगर आपको इस पिंक को इसके ऊपर रखना है तो आप इसको उसके ऊपर रख सकें, या अगर मान लीजिए इसको नीचे रखना है तो आप इसको नीचे रख सकें। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी कोई भी काम करें फोटोशॉप पे तो हमेशा हर लेयर पर अलग अलग चीज़ें करें। उसके बाद अपने पास कुछ पॉइंट्स थे जो कि यहाँ पर हैं। पहला था पार्टीशन ऑफ द वेब पेज। मैंने यहाँ पर एक वेब पेज के लिए एक स्पेस लिया है जो कि है मेरा 1300।
इसकी मैंने विड्थ ली है 1300 और हाइट ली है 2000। हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, विड्थ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट और एज़ पर योर डिज़ाइन। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। तो हम पहले बात करेंगे वेबसाइट की। हम पहले वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम ऐप डिज़ाइन करेंगे। तो आपको दोनों की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि वेबसाइट कैसे काम करती है और ऐप कैसे काम करती है। उसके बाद अपने पास एक यहाँ पे था ऑप्शन रिस्पॉन्सिव मोड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिस्पॉन्सिव मोड क्या होता है, रिस्पॉन्सिव मोड का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट एक वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस पे किस तरह से दिखेगी। ये उसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि ये बड़े मॉनिटर पे कैसे दिख रही है, छोटे मॉनिटर पे भी सेम दिख रही है, टैबलेट में कैसे दिख रही है, दूसरे टैबलेट पे कैसे दिख रही है, मोबाइल में कैसे दिख रही है। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी कोई भी वेबसाइट बनाए तो उसको इस तरह से बनाएं कि वो किसी भी डिवाइस पर सेम ही दिखे। ओके, ये तो बात होगी फोटोशॉप की और डिज़ाइन के बारे में थोड़ी सी। अब बात करते हैं कि हम डिज़ाइन करते कैसे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले वेबसाइट में हमेशा एक लोगो होता है। लोगो का मतलब होता है उस क्लाइंट का पर्टिकुलर नाम, इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक लेयर बनाते हैं, इसको हम नेम देते हैं लोगो। इसको मैं एक ग्रुप में बना देता हूँ। अब पहले हम यहाँ पे एक लोगो बनाते हैं छोटा सा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लिया, इस लोगो का नाम दिया मैंने लोगो। यहाँ पे आ गया लोगो, तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये आ गया आपका लोगो। तो ये एक लोगो हो गया है। इसके बाद मैं अगर चाहता हूँ कि इस लोगो को मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूं, तो मैं हाईलाइट करता हूँ उसको थोड़ा सा। एक नई लेयर बनाता हूँ, उस लेयर को सबसे नीचे रखता हूँ, जिस लेयर को मुझे देनी है मैंने इसको यहाँ पे दे दिया पिंक कलर। तो अब आपका यहाँ पर लोगो रेडी हो गया है। अब आप इस लोगो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको लोगो की कितनी स्पेसिंग रखनी है, कि आपको एकदम टॉप से लगा के रखना है या लेफ्ट से लगा के रखना है, या आपको थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देना है यहाँ पे। उसके बाद बात आती है नेविगेशन की। नेविगेशन का मतलब होता है कि यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक नेविगेशन का फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे एक मैंने लेयर बनाई, तो ग्रुप दिया, इसको मैं दे देता हूँ लोगो नाम। इसको मैं दे देता हूँ नेविगेशन। अब हम यहाँ पे नेविगेशन बनाते हैं। नेविगेशन में मान लीजिए मेरे पास चार ऑप्शंस हैं। होम, फिर दूसरा है अबाउट, फिर तीसरा है मेरा कॉन्टैक्ट। अब उसके बाद नेविगेशन का ऑप्शन आता है कि नेविगेशन की आपको प्लेसमेंट कहाँ करनी है। नेविगेशन की प्लेसमेंट आप राइट में भी कर सकते हैं, लोगों के जस्ट साथ भी कर सकते हैं। लोगों के साथ अगर आप नीचे लगाना चाहें तो उसको नीचे लगा सकते हैं। नेविगेशन को डिजाइन करने के भी बहुत तरीके होते हैं। आप चाहें तो नेविगेशन डायरेक्ट टेक्स्ट में दे सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि कोई बंदा अगर होम पेज पे है तो होम पेज वाला जो है वो उसको हाईलाइट दिखे कि हाँ वो होम पेज पे। मान लीजिए मैंने इसको रेड कर दिया तो यूजर को पता चलेगा कि हाँ मैं भी होम पेज पे हूँ। अगर वो अबाउट पे जाता है तो अबाउट का रेड हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं अंदर के पेजेस के लिए भी। अभी फिलहाल इसको मैं राइट में रखता हूँ। मैं आपको भी एक सिर्फ रफ डिजाइन बना के दिखा रहा हूँ, दिस इज नॉट अ प्रॉपर डिजाइन। मैं अभी आपको सिर्फ डिजाइनिंग के तरीके बता रहा हूँ कि डिजाइनिंग किस तरह से करती है और क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। पहला तो ये हो गया। मैंने अपने मॉनिटर को थोड़ा सा जूम लेवल पे सेट किया है कि अगर मान लीजिए आपके पास छोटी डिवाइस पे आप देख रहे हैं या फोन पर देख रहे हैं या किसी पर भी देख रहे हैं तो एटलीस्ट आपको सारी चीजें इजीली रीडेबल हों। तो आप इस चीज का हमेशा याद रखें कि जो भी चीजें आप बनाएं वो हमेशा रीडेबल हो। मैं इसको कर देता हूँ शार्प, क्रिस्प कर देता हूँ ताकि आप थोड़ी ज्यादा चीजें समझ जाएं। तो अभी अपने पास एक लोगो अवेलेबल हो गया है, एक होम और अबाउट और कॉन्टैक्ट का नेविगेशन हो गया। अब उसके बाद बात आती है हेडर की। तो मैं यहाँ पर एक और नई लेयर लेता हूँ।
इसको ग्रुप देता हूँ हेडर। हेडर के बाद अब हेडर में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। करने के लिए तो आप यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई इमेज लगा सकते हैं। अब आपके पास एक हेडर का पार्ट हो गया। आप हेडर को भी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। इमेज फॉर्मेट में बना सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्मेट में बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडर गोज हेयर, मैंने यहाँ पे लिया हेडर गोज हेयर। इसका टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर मैं चेंज करता हूँ, मैं ले लेता हूँ ब्लैक फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आपने छोटा लिया, उसके बाद मान लीजिए उसका साइज आपको कुछ और छोटा रखना है, आपने 24 कर दिया फॉन्ट इसका। यहाँ पे तो जो भी हेडिंग होगी, हेडिंग आपकी मैं बड़ी कर देता हूँ, हेडर गोज हेयर मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे दूसरी लाइन आ गई। तो इस तरह से आपका जो एक पार्ट बना, ये हेडर का पार्ट बन गया। उसके बाद बात बारी आती है अदर सेक्शंस की। अदर सेक्शंस में जैसे कि अब आपके मान लीजिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को देनी है। मैं इसको भी बना देता हूँ, एक ग्रुप में इसको देता हूँ सेक्शंस। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं जिसको मुझे दिखाना है। जी, अब आपके पास 3 सेक्शंस आ गए। ये आपका लोगो है, ये होम, अबाउट, ऊपर नेविगेशन का पार्ट हो गया, ये हेडर का पार्ट हो गया। हेडर बनाने के बहुत तरीके हैं, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत सारे डिज़ाइन्स के मिल जाएँगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हेडर पे आता हूँ मैं, मुझे एक हेडर बड़ा-सा चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक हेडर लगा देता हूँ इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें को डिज़ाइनिंग करनी है, उसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा-सा। यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस आ गए, जिस सेक्शन में आपको कुछ कंटेंट कुछ कंटेंट लिखना है या कुछ हेडिंग लिखनी है, कुछ भी लिखनी है। उसके बाद मेरे पास एक और आ गया है सेक्शन। मान लीजिए यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे मुझे कुछ और कंटेंट देना था, उससे रिलेटेड कुछ वहाँ पे कंटेंट देना था। उसके बाद अपने पास एक पार्ट आता है नीचे फुटर का, जो कि फुटर नीचे लगा सकते हैं। वेबसाइट के बहुत तरीके होते हैं, बहुत डिजाइन होते हैं, वो आप एक्सप्लोर करो, गूगल करो वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे के डिजाइन के सैंपल्स आपको एक से एक मिल जाएंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप फ्री में सैंपल्स डाउनलोड कर सकते हैं, उनको देखकर मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस हेडर को चलो चेंज करता हूँ। अब इस हेडर पे मैं कुछ और लगाता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको लगाया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे हेडर को जो भी मुझे टेक्स्ट देना होगा, मैंने वहाँ पे वो दे दिया। ये देखो, अब अपने पास एक हेडर भी रेडी है। यहाँ पर हेडर आपके इमेज फॉर्मेट में भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे भी आप डिजाइन करना चाहें। आपको मान लीजिए इमेज लगानी है या कुछ एलिमेंट्स लगाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ। मैं सर्कल बनाया। अब इसका देना है मुझे, मान लीजिए बॉर्डर मैं दे देता हूँ, इस तरह से दे दिया। कलर को मैंने कर दिया नल। अब आपका ये सर्कल आ गया। आप इसको इस तरह से प्लेसमेंट में लगा सकते हैं, या इसको छोटे छोटे करके लगा सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। इसका कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपको दूसरा कोई कलर चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन चाहिए आपको या येलो चाहिए, आपने वो कर दिया। इस वाले को आपको मान लो ग्रीन करना है, तो आपने उसको ग्रीन कर दिया। कलरफुल बनाने के लिए ये आ गया, आपके छोटे छोटे एलिमेंट्स आ गए।
कि वाया एलिमेंट्स भी आप किस तरह से वेबसाइट को सुंदर बना सकते हैं। ये आ गया, ये हो गया। मैंने अभी अपना मॉनिटर को जूम कर रखा है, तो हो सकता है कि फ़ॉन्ट्स आपको थोड़े से पिक्सेलेटेड दिखें, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। जब आप अपना डिज़ाइन खुद बनाएँगे, तो आपको कोई भी चीज़ पिक्सेलेटेड नहीं दिखेगी। तो इस तरह से वेबसाइट हो, आप हेडर में वो हज़ारों तरीके से बना सकते हैं, मेन्यू को हज़ारों तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो को हज़ारों तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, नीचे आपको जो बॉडी का एलिमेंट्स हैं, उनको हज़ारों तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको बस एक आइडिया बता रहा हूँ कि एक वेबसाइट के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस नेविगेशन को, लेट्स सपोज़ मुझे ये नेविगेशन मैं चाहता हूँ कि नेविगेशन एज़ अ टेक्स्ट ना दिखे, कुछ और बटन की तरह दिखे। तो यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, यहाँ पे मैंने किया पिंक, एक ले लिया पिंक कलर, इसको मैंने नीचे कर दिया, तो ये टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे कर दिया व्हाइट। अब व्हाइट पे देखो, हाँ, अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, ठीक है? यहाँ पर मैंने बात करी थी कलर एंड कंट्रास्ट की। यहाँ पे देखोगे लिखा है कलर एंड कंट्रास्ट। कलर और कंट्रास्ट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो, वो कितना ज़्यादा रीडेबल है। अब जैसे यहाँ पे ये भी जो पीछे पीछे मैंने बॉक्स बनाया है, ये भी एक लाइट कलर है, ये टेक्स्ट भी लाइट कलर। अगर मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को एज़ अ ब्लैक लूँ, तो भी मुझे ज़्यादा रीडेबल लग रहा है। या इस ऑब्जेक्ट को मान लो मुझे दूसरा कलर देना है। मान लीजिए मुझे इसको ब्लैक नहीं देना है, मुझे इसको डार्क देना है, या प्रॉपर रेड में देना है। अब देखोगे ना, रेड डार्क के साथ डार्क का कंट्रास्ट कभी नहीं जाएगा। अगर मैंने इसको डार्क दिया, तो मुझे इस फॉन्ट को लाइट देना पड़ेगा, ताकि यूजर को इजीली सारी चीजें समझ में आए कि हाँ, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो ये होती है यहाँ पे कलर कंट्रास्ट की चीजें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 सेक्शंस बनाए हैं, ठीक है? 3 सेक्शंस है, मैं पहले को ले लेता हूँ, मान लो मेरा, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। वेबसाइट बनाने के लिए अगर आपको टेक्स्ट नहीं समझ में आता है, तो आप, एक वेबसाइट है लोरल वेबसाइट, उसको सर्च करें, दिस इज डमी टेक्स्ट, ठीक है? आप उस डमी टेक्स्ट को कॉपी करें, अपनी वेबसाइट में यूज करें, जहां पर भी आपको यूज करना है। साइज में दे देता हूँ 18, 18 ज्यादा छोटा हो गया, 22, 24 दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, लाइट के साथ लाइट कलर कभी नहीं जाएगा। या तो मैं इसको डार्क करूं, या मैं इसको लाइट करूं। अब मैं इसको डार्क कर देता हूँ, यहाँ पे गया। अब मैंने इसको यहाँ पे किया, मैंने रेड, क्योंकि हमने यहाँ पर रेड एलिमेंट भी लिया हुआ है, यहाँ पे भी रेड है। तो हम कलर इस तरह से लेते हैं कि हमारी पूरी वेबसाइट एक मैचिंग फॉर्म में दिखे। ऐसा ना दिखे कि मैंने ऊपर तो लिया है येलो कलर, नीचे मैंने बैगनी ले लिया। तो ये चीज आप हमेशा याद रखें कि जो भी आप चीजें लें कलर कंट्रास्ट में, वो प्रॉपर लें। मैंने यहाँ पे लिया इसका, मतलब मैंने यहाँ पे कॉपी किया टेक्स्ट को। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया। इसका मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि हेडिंग और फॉन्ट में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। ये हो गया। अब उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है फॉन्ट सिलेक्शन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फॉन्ट सिलेक्शन क्या होता है? फॉन्ट सिलेक्शन है कि जो फॉन्ट मैंने लिया है, वो कितना रीडेबल है और कितना रीडेबल नहीं है। इसके लिए अगर आपको फॉन्ट्स चाहिए हो, तो आप बस नॉर्मली गूगल फॉन्ट्स पे जाएं, वेबसाइट गूगल पे सर्च करें गूगल फॉन्ट्स, आपको आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ से आप कोई भी, जो भी आपको अच्छा लगे, वो फॉन्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे फॉन्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पर हिंद, इस वाले फॉन्ट को लेता हूँ। फॉन्ट्स को इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी होता है। अब ये फॉन्ट आ गया। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लाइट है, रेगुलर है, मीडियम है, जिस तरह भी आपको चाहिए। अब मुझे मान लीजिए रेगुलर वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट दिस स्टाइल, डाउनलोड ऑल। डाउनलोड ऑल करने के बाद मेरे पास ये आ गया फोल्डर। फोल्डर पे गया,
ये देखो यहाँ पे मेरे पास ये सारे फ़ॉन्ट्स डाउनलोड हो गए। अब मुझे जो भी चाहिए होगा फ़ॉन्ट उसको बस मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आपको बस इंस्टॉल करना है। ये फ़ॉन्ट आपका इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम पे। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिंद, यहाँ पे जाएँगे। आपने हमने इंस्टॉल किया था फ़ॉन्ट, हिंद सिलीगुड़ी करके कुछ है, वो लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ हिंद सिलीगुड़ी, देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट आ गया, मैं इसको सेलेक्ट किया। इस पे आता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ हिंद था, मैंने हिंद लिया। अब इस फ़ॉन्ट और इस फ़ॉन्ट में बहुत फ़र्क है। ये फ़ॉन्ट आपका ज़्यादा रीडेबल है, ठीक है? जबकि अगर मैं इसको 100% करूँ तो देखो, ये फ़ॉन्ट ज़्यादा रीडेबल है इस फ़ॉन्ट के कंपैरिज़न में। तो फ़ॉन्ट सिलेक्शन आप हमेशा ध्यान से लें। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ, यहाँ पे भी मैंने देखो, अब मैं अगर यहाँ पे कोई दूसरा फ़ॉन्ट ले लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मुझे कोई अजीब-सा फ़ॉन्ट लेते हैं, ताकि आप ये ले लो, ये ले लेते हैं, नहीं ये नहीं लेते हैं। ये लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इस फ़ॉन्ट में और इस फ़ॉन्ट में आप देखोगे कि कितना फ़र्क है। यूज़र को ये फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा या यूज़र को ये फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी चीज़ें लें, वो ऐसा लें और सेम फ़ॉन्ट ही पूरी वेबसाइट में यूज़ करें, अलग-अलग फ़ॉन्ट्स यूज़ ना करें, क्योंकि अलग-अलग फ़ॉन्ट्स यूज़ करने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हिंद सिलीगुड़ी, इसको भी मैं कर देता हूँ हिंद सिलीगुड़ी। अब आप यहाँ पे देखो, इस फ़ॉन्ट में और इस फ़ॉन्ट में फ़र्क हो गया है। ये फ़ॉन्ट पूरी तरीके से रीडेबल है, ठीक है? मैं वेबसाइट को थोड़ा छोटा करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ पे इस फ़ॉन्ट को देखो आप, ये कैसा दिख रहा है? उसके बाद मैं आया यहाँ पे, हिंद सिलीगुड़ी लिया और इस फ़ॉन्ट को भी मैं लेता हूँ हिंद सिलीगुड़ी। यहाँ पे मीडियम ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसको बोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे बोल्ड कर सकता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा-सा यूज़र को पता चले कि ये हेडिंग है, इससे रिलेटेड एक कंटेंट है। तो अब आप देखो, मोटा-मोटा आपके पास एक वेबसाइट का लेआउट रेडी है। अब इस वेबसाइट के लेआउट के साथ आप किस तरह से खेल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि डिज़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी। अगर आपके अंदर जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, आप उतना ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं एक फ़ॉन्ट लेता हूँ, ये लेता हूँ फ़ॉन्ट। अब अगर देखोगे इस फ़ॉन्ट को और इस फ़ॉन्ट में, अब आपको समझने की कोशिश करिए कि कौन-सा फ़ॉन्ट ज़्यादा बेटर लग रहा है आपको। हर फ़ॉन्ट का अपना एक कैरेक्टर होता है, हर फ़ॉन्ट का अपना एक डिज़ाइन होता है, हर फ़ॉन्ट पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए बना है। अब यहाँ पर आप कोई भी आलतू-फालतू ग्राफ़िक्स वाला फ़ॉन्ट नहीं ले सकते हैं। ग्राफ़िक्स के अंदर टेढ़े-मेढ़े फ़ॉन्ट्स जिनकी स्टाइलिंग थोड़ी-सी क्रिएटिव वाली होती है, वो आप ले सकते हैं। वेबसाइट के लिए आप हमेशा सिंपल फ़ॉन्ट्स लें, क्योंकि सिंपल फ़ॉन्ट्स ज़्यादा रीडेबल होते हैं, ईज़ी टू अंडरस्टैंड होते हैं और वो यूज़र को समझ में भी जल्दी आते हैं। अब यहाँ पे मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 सेक्शन बनाया, फिर यहाँ पे मैं एक और सेक्शन बना देता हूँ, ये वाला। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी किया। अब आपके पास यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं। अब आप यहाँ पे देखो, 3 सेक्शन की वजह से मैंने यहाँ पे बीच में स्पेसिंग थोड़ी बराबर ली है। ठीक है, वैसे तो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इतनी ज़्यादा एक्यूरेट करी नहीं है इस चीज़ को। अब मैं इसको बराबर करूँ तो अब देखो, यहाँ पे तीनों के बीच में स्पेसिंग बराबर है। जिधर से इतना स्पेस है, उधर इतना स्पेस है। दिस इज़ कॉल्ड द स्पेसिंग, जो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी।
कहाँ गई अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। इस पार्ट को हम बोलते हैं अलाइनमेंट और स्पेसिंग। ये हमने यहाँ पर वेबसाइट के अंदर कैसे स्पेसिंग ली है, क्या अलाइनमेंट ली है और वो किस तरह से क्या बनाया। अब एक और एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास ये है, ये पार्ट है। अब इस पार्ट को मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और ज्यादा हाईलाइट करना। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर आया, मैंने एक नई लेयर ली। अब मुझे जितने पार्ट को हाईलाइट करना है मैंने उतने पार्ट को सेलेक्ट किया। मैंने पिंक कलर लिया था, उसको थोड़ा सा मैंने और लाइट ले लिया है, हल्का सा डार्क ले लेते हैं, ग्रे। अब देखो यहाँ पर, अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि हाँ ऊपर ये नेविगेशन का बार है, ये हेडर का बार है, ये नीचे आपके सेक्शंस आ गए हैं। और इसी तरह से और सेक्शन आप जैसे डिजाइन करना चाहें, मान लीजिए आपको कोई इमेज लगानी है यहाँ पे। इमेज के साथ मान लीजिए मैं ले लेता हूँ एक ये, नीचे को दूसरा है। मान लीजिए आपके पास सेक्शन जिसमें आपको इमेज लेनी है। अब आप ये देखो कि आपकी स्पेसिंग हर जगह से बराबर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप इसको यहाँ पे से चिपका दोगे तो ये चीज खराब लगेगी, या तो बहुत ज्यादा दूर कर दोगे तो भी खराब लगेगी। तो इसलिए हमेशा जितनी भी लें आप प्रॉपर एक स्पेसिंग के साथ लें। ठीक है, मैं दोबारा इस साइट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। हेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक ये बनाया, इस हेडिंग को भी मैं ब्लैक ले लेता हूँ, साइज थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। फिर दूसरा यहाँ पर आते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को मैं कॉपी करता हूँ। मैं पेस्ट किया, इसका फॉन्ट मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया जितना नॉर्मल मुझे चाहिए। अब मुझे ये बोल्ड नहीं चाहिए था, मैं इसको नॉर्मल कर दिया। इसका मैं शार्प कर देता हूँ। तो अब यूजर जब आएगा तो यूजर को पता चलेगा कि हाँ ये मेरा नेविगेशन है ऊपर का, ये हेडर है, ये कुछ सेक्शंस है और ये नीचे कुछ डिजाइन है। ये सिर्फ रफ आइडिया है, मैं आपको दोबारा भी समझा रहा हूँ। ये प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं है। प्रॉपर डिजाइनिंग अगर आपको सीखनी है कि एलिमेंट्स को कैसे डिजाइन करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं उसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो दूंगा कि किसी भी तरह को, किसी भी एलिमेंट को किस तरह से कैसे कैसे डिजाइन करते हैं, कितने वेरिएंट हो सकते हैं उसके, कितने कलर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और कितने क्रिएटिव वे में आप कितनी चीजों को बना सकते हैं। सिंपल सी है ये। आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। नीचे अगर आप कुछ फुटर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। अब ये बात हो गई अपने पास डेस्कटॉप की कि हाँ जब कोई डेस्कटॉप पे खोलेगा तो ये वेबसाइट वैसी दिखेगी या ऐसी दिखेगी। अब अगर मैं बात करूँ एक नई वेब, मान लीजिए मोबाइल के लिए बनाना चाहूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 600 ले लेता हूँ, तो कर देता हूँ 4000। हाइट आप कितनी भी ले सकते हैं। ये आपके देखो ये मोबाइल के लिए आ गई स्क्रीन। अब अपने पास क्या था, लोगो था। मैं लोगो को कॉपी करता हूँ, कुछ नहीं करना, आपको उसको सेलेक्ट करना है, दूसरी फाइल में जाना है, यहाँ पे ड्रैग कर देना, यहाँ पे आपको लोगो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका लोगो आ गया यहाँ पे। आपने इसको ड्रैग किया, यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पर आपका लोगो आ गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया ग्रुप में लोगो। अब मोबाइल में तो लोगो आप इतना बड़ा दिखा नहीं सकते, तो आपको उसके लिए मोबाइल को के लिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा लोगो को, ताकि यूजर को भी समझ में आए कि हाँ ये लोगो है कि क्या है। अब यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अब आप इन तीनों ऑप्शन को मोबाइल में दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने बराबर कर दिया। एक मेन्यू के लिए उनको आइकन दे दिया कि यूजर जब इस पे क्लिक करेगा तो उसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से जैसे क्लिक करेगा यहाँ पे होम, जो भी चीजें आनी वो आ जाएंगी। फिर आपका हेडर था, तो मैं यहाँ पे ये दोनों और इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेकर आया। अब यहाँ पे इतना बड़ा तो दिखा नहीं सकते क्योंकि मोबाइल के पास स्पेस नहीं है ज्यादा, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद हेडिंग्स थी,
अब आपकी हेडिंग यहाँ पे इस तरह से आएगी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मोबाइल के लिए। इसको और थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग कर देता हूँ या इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो थोड़ा सा मैंने नीचे किया। अब आपका मोबाइल के लिए एक लोगो, मेन्यू और हेडर आ गया है। और जो भी आप कंटेंट बनाएंगे ये हमेशा याद रखिए, रिस्पॉन्सिव में हमेशा नंबरिंग के हिसाब से चीजें चलती हैं। अगर आपने 3 बनाया तो 1 2 और 3 है, तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पे 1 2 ये इसको मैं ड्रैग करके यहाँ लेके जाता हूँ। अब ये आपका जो है यहाँ पे ये इस तरह से दिखेगा। आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पर इस तरह से आएगा। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ यूजर को दिखाने के लिए। ये अपने पास पहला सेक्शन था। अब इसी सेक्शन को मैं कॉपी करके नीचे लगा देता हूँ। ये हमारा दूसरा सेक्शन आ गया। ये ये हमारा तीसरा सेक्शन आ गया। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी मोबाइल के लिए बनाएं उसकी स्पेसिंग और अलाइनमेंट सारी सेम रखें। तो इस तरह से आपका रिस्पॉन्सिव का काम होता है। ये आपका डेस्कटॉप वर्जन हो गया सेम। ये आपका जो था कहाँ गया, ये वाला मोबाइल वर्जन के लिए बन गया। इसी तरह से आप सारी प्लेसमेंट मोबाइल के लिए करते जाएं। तो जब आप कोई रिस्पॉन्सिव में बनाएंगे तो एचटीएमएल और सीएसएस की हेल्प से आप इसको इस तरह से दिखा पाएंगे। तो ये है आपके वेबसाइट का और ये है आपका रिस्पॉन्सिव का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।